हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। और चैप्टर नेम हमारा लेसन नेम हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। और ये 2026 के क्लास 10th के न्यू बैचेस हमने स्टार्ट किया क्लास 10th वालों के लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, ये हिस्ट्री का क्लास 10th का, बिहार बोर्ड के क्लास 10th का हिस्ट्री के चैप्टर 3 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज के वीडियो में हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। चलिए आंसर समझते हैं। और किसी भी चीज़ को आप लोगों को प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टा आईडी फॉलो करके पूछ सकते हैं। फ्रांसीसी कंपनियों का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों की उपनिवेश बनाना होता था। एशिया में फ्रांस का डच एवं ब्रिटिश कंपनियों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। भारत में वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पिछड़ रहे थे। साथ ही चीन में भी उनकी स्थिति असुरक्षित थी। एक बार हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अब समझते हैं, पिछड़े क्षेत्रों में उपनिवेश बनाना, पिछड़े क्षेत्रों की उपनिवेश बनाना होता था। और एशिया में फ्रांस को डच और ब्रिटिश कंपनियों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था, लेकिन भारत में वे ब्रिटिश ईस्ट कंपनी इंडिया कंपनी से पिछड़ रहे थे। साथ ही चीन में भी उनकी असुरक्षित थी। हिंद चीन क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र था और यह व्यापार एवं स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यह क्षेत्र हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के मिलन क्षेत्र पर अवस्थित था, जिसके कारण इस प्रदेश पर नियंत्रण का अर्थ था यूरोप से समुद्री मार्ग द्वारा चीन, जापान, कोरिया एवं ऑस्ट्रेलिया महादेश तक पहुंचाने के मार्ग पर नियंत्रण करना था। साथ ही साथ क्षेत्र मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी इत्यादि के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर श्रम के सस्ता होने के कारण फ्रांसीसी लोग गुलाम बनकर अन्य उपनिवेशों में भेजना एवं गुलाम व्यापार से आर्थिक लाभ हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक लाभ के अलावा 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के कारण उपनिवेश को महत्वपूर्ण काफ़ी बढ़ गया। उपनिवेशों का काफ़ी महत्व बढ़ गया। वे कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के साथ साथ यूरोपीय उत्पादित वस्तुओं के लिए अच्छा बाजार बन सकते थे। लेकिन उपनिवेश स्थापना का एक अन्य कारण श्वेत लोगों को बोझ का सिद्धांत, वाइट मेन्स बर्डन थ्योरी था। मतलब वहाँ से श्वेत लोगों के लिए बोझ का ये सिद्धांत था। इसके अंतर्गत विश्व के पिछड़े समाजों को सभ्य बनाने का स्वघोषित दायित्व विकसित यूरोप देशों पर था। मतलब जो पिछड़े समाज के लोग, जो सभ्य लोग थे, उनको स्वघोषित दायित्व विकसित यूरोपीय देशों पर था। और जो श्वेत का मतलब आप लोग समझे या नहीं समझे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, या हमारा इंस्टा आईडी फॉलो करके वहाँ हमें मैसेज करें कि श्वेत का मतलब क्या होता है सर, ठीक है। जिसको नहीं मालूम है वो ज़रूर बताएं, कमेंट करें कि हमें नहीं मालूम, और जिस लोग को पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो था, चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था, यह हमने आपको बता दिया, नोट डाउन कर लें आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका उत्तर जानते हैं स्टूडेंट। माइली गांव दक्षिण वियतनाम में एक गांव था। माइली गांव मतलब माइली दक्षिण वियतनाम में एक गांव था।
देखिए ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि माइली गांव कहाँ था, तो दक्षिण वियतनाम में था। ठीक है, इसलिए बोलते हैं वीडियो को पूरा देखिए स्टूडेंट्स, आधे में ना छोड़ें। जहाँ के लोगों को आप पॉइंट टू पॉइंट करके लिखिएगा स्टूडेंट। जहाँ के लोगों को वियत कॉन्ग समर्थक मान अमेरिका सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला। और ये हम पहले बता देते हैं स्टूडेंट, माइली गांव का जो घटना था वो बहुत दर्दनाक था। ठीक है, वियत कॉन्ग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर लिया था और उसमें गांव में जितने भी मेल मतलब पुरुष थे उनको मार दिया और बच्चियों को बंधक बना लिया, और जितने वहाँ फीमेल थी और बच्चियाँ थी उनको बंधक बना लिया और कई दिनों तक वो सामूहिक मतलब बलात्कार किया गया, मतलब गंदे काम किया गया। हाँ, और फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया गया। तो पहले तो पुरुष को मार डाला गया, लेकिन बच्चे और फीमेल जितनी थी उन्हें सामूहिक बलात्कार किया गया और उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया गया और लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा आदमी बच गया था। ठीक है, ये सब घटने के बीच एक बूढ़ा आदमी दब के जिंदा बच गया था स्टूडेंट्स, जिससे इस घटना को उजागर किया गया। और माइली गांव की घटना उजागर होने पर अमेरिका सेना की आलोचना संपूर्ण विश्व में होने लगी। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी? राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में 5 सूत्री योजना क्या थी शांति के संबंध में? पॉइंट टू पॉइंट करके समझेंगे स्टूडेंट्स इसे। इतना मेहनत स्टूडेंट्स हम आपके लिए करते हैं, तो आप लोग भी इतनी सी मेहनत करें कि क्लासेस को लाइक करो, क्लासेस को जल्दी से जल्दी दूसरे स्टूडेंट के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की। पहला है, हिंद चीन की सभी सेनाओं युद्ध बंद कर यथास्थान रहें। सेकंड पॉइंट है हमारा, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा, इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा, युद्ध विराम हो जाने के दौरान सभी तरह यहाँ रिफ्रेश करते हैं, लड़ाइयाँ बंद रहेगी। मतलब युद्ध विराम के दौरान, युद्ध अगर विराम हो जाता है उसके बाद लड़ाइयाँ बंद रहेगी। बमबारी से आतंक फैलाने वाली घटना होता है। ठीक है, किसी भी तरह का लड़ाई युद्ध नहीं होगा स्टूडेंट्स। फिफ्थ पॉइंट है, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। और ये जो स्टूडेंट देख रहे हैं ये राष्ट्रपति निक्सन है स्टूडेंट्स। ओके, राष्ट्रपति निक्सन की शांति की 5 सूत्री योजना को वियतनाम में अस्वीकार कर दिया गया। मतलब वियतनाम में अस्वीकार कर दिया गया राष्ट्रपति निक्सन के ये जो 5 सूत्री योजनाएं थे। साथ ही साथ माइली गांव में अमेरिका सेनाओं की क्रूरता का उजागर होने के कारण, जो अभी माइली गांव की हम आपको जो बात बताएं उससे उजागर होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी एवं दबाव बढ़ने लगा। अमेरिका जनता भी हजारों सैनिकों के बलिदान एवं अरबों डॉलर की बर्बादी का विरोध करने लगी, जिससे अमेरिका निरंतर दबाव बढ़ने लगा अमेरिका पर, और अमेरिका के समक्ष आर्थिक संकट एवं सैनिक मनोबल की हार की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन था, राष्ट्रपति निक्सन हिंद चीन में शांति संबंध 5 सूत्री योजना क्या थी, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करना। जो स्टूडेंट्स लड़के हो या लड़की अगर वो किताब पढ़ रहे होंगे तो ये दीर्घ भले लॉन्ग हो, आप लोग को इससे ज़्यादा पॉइंट में लिखना है स्टूडेंट जितना हम बता रहे हैं। इसका हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग किताब पढ़िए। ओके,
और किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके पूछिए या इंस्टा आईडी फॉलो करके पूछिए, आपका प्रॉब्लम का सलूशन हम कर देंगे। क्वेश्चन है हमारा फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए पॉजिटिव कार्यों की समीक्षा करें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसका उत्तर जानते हैं। पहले आंसर देखते हैं। फ्रांस द्वारा औपनिवेशिक शोषण एवं उसका प्रभाव। फ्रांसीसियों द्वारा शोषण की शुरुआत व्यापारिक, नगरी एवं बंदरगाहों से हुई। ठीक है, तो इसे पॉइंट टू पॉइंट करके आप लोग नोट करना स्टार्ट करें। स्टूडेंट, फ्रांसीसियों द्वारा शोषण कहाँ से शुरुआत की गई थी? तो व्यापारिक, नगरी एवं बंदरगाहों से स्टार्ट की गई थी और शीघ्र ही उन्हें अपने शोषण के दायरे में भीतरी ग्रामीण क्षेत्र को भी खींच लिया और यहाँ पूरे क्षेत्र नदी घाटियों का क्षेत्र होने के कारण काफ़ी उपजाऊ था। टोकिन में लाल घाटी क्षेत्र, कंबोडिया में मेकोंग नदी क्षेत्र, कोचिन चीन में मेकाम्ब का डेल्टा क्षेत्र कृषि के लिए विशेषकर धान की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त था। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग को याद रखना है कि जैसे ही जो फ्रांसीसी थे वो जितने भी गांव थे वो जब शीघ्र ही उन्होंने अपने शोषण दायरे के अंदर में लिया ग्रामीण को, तो वहाँ नदी घाटियों के क्षेत्र में जहाँ ज़मीन उपजाऊ था तो टोकिन में लाल घाटी क्षेत्र और कंबोडिया में मेकांग नदी के क्षेत्र, कोचिन चीन में मेकांग का डेल्टा क्षेत्र कृषि के लिए विशेषकर धान की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त था। ये सब आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है ताकि आप लोग को याद करने वक्त आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। कृषि के अलावा चीन से सटे क्षेत्रों से कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन जैसे खनिज का दोहन किया गया, मतलब अत्यधिक मात्रा में निकाला गया। दोहन का मतलब ही होता है अत्यधिक मात्रा में कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन खनिज ये सब निकाला गया स्टूडेंट्स। ओके, इस क्षेत्र के व्यवस्थित शोषण के लिए फ्रांसीसियों ने कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों और जल निकासी की समुचित प्रबंध किया। कृषि भूमि पर विस्तार के लिए दलदली भूमि, जंगलों को कृषि योग्य बनाया गया। इन कार्यों को परिणाम स्वरूप 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक बन गया। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन से ईस्वी में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक बन गया? तो 1931 में बन गया। कृषि उत्पादन में वृद्धि से आम लोगों को फायदा होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हुआ। फ्रांसीसी शोषणमूलक उपायों से कृषि उत्पादन का अधिकांश लाभ स्वयं हड़प लेते थे। मतलब अगर कृषि ज़्यादा होता था तो उसे आम जनता को फ़ायदा करना चाहिए था फ्रांसीसी सरकार को, लेकिन वो फ्रांसीसी शोषणमूलक उपायों कृषि उत्पादन का अधिकांश लाभ वो स्वयं हड़प जाते थे और रबड़ बागानों में मजदूरों के शोषण के लिए उनसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कर काम लिया जाता था। यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी भी आप लोग कह सकते हैं, जिसमें मजदूर को कोई अधिकार नहीं था। तो एक बार बैक होते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन जो था हमारा 4th नंबर, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमने आपको बता दिया कैसे होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट का वर्णन करना है। मतलब हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करना है। उत्तर देखते हैं स्टूडेंट्स। जिन्हें भी ना समझ में आए थोड़ा बहुत तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। हिंद चीन में फ्रांस के खिलाफ विरोध के स्वर साम्राज्य स्थापना के समय से ही उठ रहे थे, किंतु 20वीं सदी के प्रारंभ में ये तीव्र हो गया। मतलब हिंद चीन में फ्रांस के खिलाफ, मतलब हिंद और चीन में फ्रांस के खिलाफ, क्योंकि फ्रांस इतना अभी आप लोग को बैक में बताया था कि वो किस तरह का काम कर रहा था। कृषि जो कर रहा था वो खुद ज़्यादा उसका लाभ हड़प जा रहा था और रबड़ बागानों में किसान लोग को शोषण के साथ वो लोग काम करवाता था, मतलब ज़्यादा काम करवाता था, जिसे हम लोग बंधुआ मजदूरी कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम फ्रांस के खिलाफ विरोध और साम्राज्य स्थापना के समय उठ रहे थे, किंतु 20वीं सदी तक यह प्रारंभ तीव्र हो गई और 1903 ईस्वी में फान बोई चाओ नाम याद रखिएगा स्टूडेंट,
1903 में लुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। फान ने हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। तो ये कौन लिखा? द लॉस ऑफ वियतनाम कौन लिखा? तो फान ने लिखा है, हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक है, इसे लिखकर राष्ट्रीयता भावना को उजागर किया, मतलब जगाया। और कुआंग, इसे यहाँ रिफ्रेश करते हैं, कुआंग दे इस संगठन के एक प्रसिद्ध नेता थे। 1905 ईस्वी में एशियाई देश जापान द्वारा रूस को पराजित किया गया। 1905 में एशियाई देश जो जापान था वो रूस को पराजित किया और हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। साथ ही साथ रूसी एवं मार्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों के स्वतंत्र समानता एवं बंधुत्व संबंधी विचार ने भी इन्हें उद्वेलित किया। राष्ट्रवादी नेता फान एंड चा ने राष्ट्रवादी आंदोलन को गणतांत्रिक स्वरूप देने का प्रयास किया। जापान से शिक्षा प्राप्त कर, स्टूडेंट हम पहले बोल दिए दीर्घ थोड़ा सा लंबा होता ही है और इससे भी ज़्यादा आप लोग किताब पढ़े हैं तो पॉइंट टू पॉइंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो भले ही लंबे हो लेकिन बीच में छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, और पूरा वीडियो देखिए ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम के समय, क्योंकि अभी टाइम है हम बोल देते हैं उस समय आप लोग को इतना हम नहीं समझा पाएंगे। जापान, क्योंकि उस समय हम लाइव क्लासेस करेंगे और रिवीजन भी लाइव क्लासेस में लेंगे तो उस समय टाइम नहीं मिल पाएगा। इस कारण आप लोग को अभी टाइम में समझा रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। जापान से शिक्षा प्राप्त कर लौटे छात्र प्रगतिशील यूरोपीय विचारों से ओतप्रोत थे। मतलब जापान से जो जापान से जो भी लड़के लड़कियां शिक्षा प्राप्त करके लौटे वो छात्र प्रगतिशील मतलब यूरोपीय डेवलपमेंट विचारक धारक थे और ओतप्रोत थे। उन्होंने छात्र छात्राओं में राष्ट्रवादी भावना उभरने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बढ़ती विद्रोही भावनाओं के फलस्वरूप फ्रांसीसियों ने हनोई विश्वविद्यालय को बंद कर दिया। 1911 ईस्वी में सन यात सेन के नेतृत्व में चीन की सत्ता परिवर्तन ने छात्राओं को प्रोत्साहित किया, जिससे इन छात्रों ने वियतनाम कुबान फुक होई वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। स्टार्टअप में तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास तोकिन अन्नाम कोचिन चीन जैसे शहरों तक ही सीमित था। ठीक है, प्रथम वर्ल्ड वॉर 1914-18 के समय युद्ध में लड़ने के लिए हजारों लोग को भर्ती किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। साथ ही हजारों लोग को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया। युद्ध में भारी जान माल की नुकसान से जन असंतोष उभरा। युद्ध उपरांत बचे सिपाही वापस आए तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयता का प्रसार किया। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट 1914 ईस्वी में ही देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल गठित किया। तो देखिए हम बोलते हैं कि आप लोग बीच में ना छोड़ें, बस इसी कारण है कि पॉइंट टू पॉइंट में कुछ इम्पॉर्टेंट मिल ही जाता है। तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल कब गठित किया गया स्टूडेंट? तो 1914 में हुआ। ठीक है, और कब हुआ? जब युद्ध में उपरांत बचे सिपाही जो फ्रांस में ले गया था, फ्रांस में ले जाया गया था जो आदमी को, मतलब गांव से उठाकर जो सैनिक बचे हुए थे वही आके अपने गांव में 1914 में देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दलों की गठित किया, जिसका प्रथम अधिवेशन कैप्टन में आयोजित हुआ। लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने कठोरतापूर्वक विरोध को दबा दिया। प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक प्रभाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने से जनता में असंतोष बढ़ गया। मतलब जो भी आम जनता नॉर्मल दिन में जो आवश्यक ज़्यादा रहता था उस वस्तु का दाम बढ़ा दिया गया फ्रांसीसी सरकार के द्वारा, क्योंकि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, यहाँ थोड़ा सा हम फ्रेश कर दें स्टूडेंट,
समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर चीनी लोगों को प्रभुत्व था और 1919 में चीनी वस्तुओं का बहिष्कार प्रारंभ हुआ है। हिंद चीन में राष्ट्रीयता के विकास को वास्तविक गति साम्यवादी विचारों से मिला। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन कर ले स्टूडेंट। चलिए हम बैक होकर पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन जो था, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करना था, जो हमने कर दिया। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं ऑल क्वेश्चन। बैक होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था, वो भी हमने आपको बता दिया। और ये चैप्टर 3 हिस्ट्री क्लास 10th का दीर्घ का 1 से लेकर 5 तक हम सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करवा दिया। अगर इसके बावजूद आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, या हमारे स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी शो हो रहा है, उसे फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड डाउन करते हैं स्टूडेंट्स। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, क्योंकि हमने अति लघु, लघु और दीर्घ हमने कंप्लीट करवा दिया चैप्टर 3 का हिस्ट्री का। तो वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।